नमस्कार, स्वागत, अभिवादन मेरे सभी प्यारे बच्चों का, दोस्तों का, मित्रों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः दिल से स्वागत। आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई एजुकेटर संजय शर्मा फिर उपस्थित हूँ आप सभी की बहुत सुपर क्लास लेकर। और एक बार पुनः मेरे सभी मित्रों को जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ, देखिए मित्रों, तो जैसा कि ये क्रैश कोर्स वाली सुपर धमाकेदार क्लास है, जिसको अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट पेपर और उस शेड्यूलिंग के वजह से इसका टाइमिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कुछ दिन के लिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए है बस ये परिवर्तन, बाकी फिर वापस हम अपने शेड्यूल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, जय माता दी। तो स्वागत है मेरे सभी लाडले प्यारे विद्यार्थियों का। एक बार फटाफट कंफर्म भी कर दीजिएगा, ऑडिबिलिटी एंड विजुअबिलिटी प्रॉपर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। जल्दी कंफर्म कर दीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। मुझे भी देखना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैं भी देख लेता हूं। यस, एक बार कंफर्म कीजिएगा, ऑडिबिलिटी एंड विजुअबिलिटी प्रॉपर है अथवा नहीं। फटाफट फास्ट बताइएगा माय डियर। सर, आज मेरी पहली बार टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आया है। कोई बात नहीं, कम ज्यादा का टेंशन मत किया करो आप लोग, ठीक है ना? डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। होता क्या है, इसके पीछे की एक कहानी है, और कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आप ये कम ज्यादा का किस्सा यहां डिसाइड नहीं होना है। अभी आप और मोर प्रैक्टिस करो, और मोर प्रैक्टिस करो, और मोर प्रैक्टिस करो। और गजब की बात तो यह है कि एस्टेट वाले विद्यार्थी जो खास इस बैच के साथ जुड़े हैं, वेलकम, स्वागत इस क्रैश कोर्स के बैच के साथ, इस क्लास के साथ। भाई गुड न्यूज भी आपकी मिल गई होगी आपको। 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, मैंने पहले ही कहा था, कुछ बच्चे बेवजह कंफ्यूज हैं यार। आज से भी एक महीना है तुमको, मतलब तुम्हारा जो क्लास, तुम्हारा जो एग्जाम होगा ना, वो दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद ही होगा, ठीक है ना, +2 वालों का। इसलिए बेफिक्र होकर धमाकेदार तैयारी कर लो। धमाकेदार मतलब जानते हो ना भैया, जो बच्चे बैच में हैं, मैंने बताया सबसे पहले लाइव न्यू बैच लाइव क्लास की सारी क्लासेस को घोट के पी जाओ, ठीक है ना। उसके बाद 139 220 के अंदर से 139 को पढ़ो, और साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मारो, और फिर टेस्ट दो। और जिन्होंने अभी तक, जिन बच्चों ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो मूल्यांकन खुद का नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब टाइम को किल मत करो, अब टाइम को एंजॉय करो, और इस टाइम को धूम मचा के यूज करना सीख जाओ। ये वाली क्लास पूरी तरीके से कर लेंगे तो एस्टेट निकल जाएगा बेटा, पॉसिबल तो यही है। लेकिन जब मैटर और भी तुम्हारे पास बहुत सारा है बैच के अंदर, क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको पढ़ो यार, उसको भी पढ़ो बेटा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा, ठीक है। चलिए एक सेकंड, उससे पहले तो जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे आज, जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक, मेरे लाडले प्यारे प्यारे विद्यार्थी आज इस क्लास में जुड़ चुके हैं, तो पूरे दिलो जान से, ईमानदारी से, शिद्दत से, प्यार से क्लास को शेयर कर दिया करो। आप बस अपने अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताया करो, कैसे भी बता सकते हैं आप बहुत अच्छे से। और अभी फिलहाल 80% का ऑफ है, आज कल परसों 2-3 दिन के लिए, ठीक है ना। तो इस 80% ऑफ को अपने जरूर मित्रों तक पहुंचाएं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे। कंसेप्ट विद एमसीक्यू वाली सीरीज हम लेकर चलते हैं, और क्रैश कोर्स यहां पर आपका चल रहा है। चलिए, उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, थिंकिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, चिंतन की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? बेटा, अगर चिंतन की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं,
तो मैंने आपको बताया था ये थिंकिंग जो है ना, ये चिंतन एक सकारात्मक अवधारणा है। पहली बात तो खोपड़ी में सेट करना पड़ेगा, ये सकारात्मक अवधारणा है। और सकारात्मक अवधारणा का मतलब हुआ ये तब शुरू होता है, चिंतन तब शुरू होता है, चिंतन तब शुरू होता है जब शुरू होता है जब जब समस्या सामने हो, सामने हो। एक बात बताओ, जीवन में आपके पास, आपके सामने कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देखते ही आप विचार करोगे कि यार इससे कैसे निकलूं मैं, इससे इसके अच्छा वाला रास्ता कैसे अपनाऊं, कौन सा तरीका है। तो चिंतन तब शुरू हुआ जब सामने समस्या आई। तो मैं तो चाहता हूं, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी के सामने समस्या आए, और एक नहीं 100 समस्या आए। जी बिल्कुल होशो आवाज में। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जिससे मेरे विद्यार्थियों में वो काबिलियत मिले, वो कंसेप्चुअल अवधारणा की लर्निंग उत्पन्न हो, जिसके लिए वो मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन वो समस्या पढ़ाई से संबंधित हो, घर वाली समस्या ना हो, वो कभी जीवन में माता रानी किसी को ना दे। इसीलिए मित्रों ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। चलिए, तो इस समस्या का समाधान जब ढूंढोगे आप, एक प्रश्न के, जब आप किसी बुक से, किसी कंसेप्ट से, किसी वीडियो में जाकर क्लास को जब ढूंढोगे, तो एक के साथ 10 नई चीजें मिलेंगी, और वो आपकी बेस्ट लर्निंग होगी। ठीक है, चलो समझो। तर्क और क्रिया को दिशा देने वाला आंतरिक प्रतीकात्मक निरूपण। बिल्कुल, प्रतीकों को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तर्क होता है चिंतन में, क्रिया को दिशा दी जाती है, यानी विचार दृष्टिकोण। अच्छा, चेतना का अनियमित प्रभाव, अनियमित नहीं होता, नियमित प्रभाव होता है, उल्टा पढ़ लिया। केवल स्मृति अनुरेखों, भैया केवल स्मृति के आधार पर थोड़ी चलेगा। हाँ, स्मृति का रोल होता है, ठीक है ना। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग आई हो, जागरूकता रहित। अरे रहित थोड़ी होगा, ये तो सरल प्रश्न बना दिया। चलो इसका पोस्टमार्टम कर दो। चिंतन का मूल तत्व है, आंसर तो ये है ना, व्यक्ति बाहरी वस्तुओं व घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से अपने मन में निरूपित कर ले। यार सीधी सी बात है। अरे इस मार्कर की प्रतिमूर्ति मस्तिष्क में स्थापित कर लोगे ना, तो ऐसी दिखने वाली सभी वस्तुओं को बच्चा क्या कहने लग जाएगा? मार्कर कहने लग जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल कर देंगे 80%। क्यों चिंता कर रहे हो यार, आप तो ज्वाइन करो, सबको मिलेगा। अभी तक इस बैच के मेरे वो विद्यार्थी जो क्रैश कोर्स के अंदर हैं और वो फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुमको भी 80% ऑफर मिलेगा, 100% मिलेगा। काहे की टेंशन करते हो, सबको मिलेगा। चलो देखो, और उसी निरूपण के सहारे तर्क करता है ना, जो मस्तिष्क में आया उसी के आधार पर क्या करता है? तर्क करता है, तथा भविष्य की क्रियाओं की योजना बनाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है, नियंत्रित भी होता है, और सक्रिय प्रक्रिया भी है। क्लियर? चेतना का प्रवाह अनियमित हो सकता है, पर उसमें उद्देश्य, तर्क और योजना का अभाव रहता है। यार अनियमित होगा तो ना तो उद्देश्य होगा। क्यों कर रहे हो चिंतन? काहे के लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जब वो लिए ही नहीं है, जब वो रीजन ही नहीं है, जब वो प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है, तो फिर क्यों करोगे? ठीक है ना। डर के आगे जीत है बेटा, बेफिक्र होकर पढ़ो, बिंदास पढ़ो, टेंशन मुझे भी मत दो और खुद भी मत लो। ठीक है ना। चलो देखो, स्मृति अनुरेखों का संग्रह स्थिर और निष्क्रिय होता है। इसमें सक्रिय विश्लेषण, तुलना और निष्कर्ष नहीं होते। चिंतन मात्र संग्रहण से कहीं अधिक गहन प्रक्रिया है। यह चिंतन हमेशा गहन होता है। मात्र संग्रहण, केवल यहां पर सूचनाओं को कलेक्ट करना इसका मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद नहीं है बेटा।
ध्यान रखो। हाँ, फ्रीडम टेस्ट कूपन कोड लगाओ, 299 में पेड बैच वाले बच्चे ज्वाइन करो, और नए बच्चे संजय 80 लगाओ। ठीक है, चलो। प्रतिवर्त क्रियाएं स्वचालित और अचेतन होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो स्वचालित होती है, अचेतन युक्त होती है। क्लियर। इनमें किसी भी प्रकार का तर्क या विवेक सम्मिलित नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक होती है। यार आप चेहरे में दर्पण देख, ओ दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हो, तो भैया उसकी प्रतिलिपि तो आपको दिखेगी ना, वो तो ऑटोमेटिक है। का तर्क या विवेक सम्मिलित नहीं होता, अतः इन्हें चिंतन में नहीं कहा जा सकता। चलो भैया ए आंसर कर दो, अगला प्रश्न पढ़ो। अरे देखो, अमूर्त तर्क का मुख्य उपकरण कौन सा है? विच टूल ऑफ थिंकिंग चीफली इनेबल्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? मानसिक प्रतिमाएं, संकल्पनाएं, अभ्यास, प्रयत्न, त्रुटि, प्रतिरूप? आखिर क्या होगा बेस्ट आंसर? यार क्या धमाका प्रश्न पूछा है, जल्दी बताना पड़ेगा। अब प्रश्न को दिमाग में लेकर जाओ बेटा, है ना, अच्छा प्रश्न पूछा है। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट दे दो आंसर, इतना वक्त लगना नहीं चाहिए। आपका एग्जाम, एस्टेट वाले बच्चों का एग्जाम 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर के बीच होगा। लेकिन आप चिंता मत करो, ये दिवाली के बाद होगा। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, अभी भी आपके पास आज से सीधा 1 महीने का वक्त है ना। आज से ऐसा मान के चलो कि 1 महीने में हमको पूरा पढ़ना है और धमाका पढ़ना है बस। वाह मेरे शाबाश बच्चों। जब बात अमूर्त तर्क की आती है, सुनो, ये अमूर्त जो होता है ना, अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं है। अच्छा, जो सामने नहीं है तो फिर कहां है? अरे वो तो खोपड़ी में है, वो मस्तिष्क में है, उसकी प्रतिमाओं के रूप में ना। अरे प्रतिमाओं के रूप में भी नहीं, वो वास्तव में एक संकल्पना के रूप में कंसेप्ट बन गया है। एग्जाम्पल सिखाता हूं। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो, उसके कानों में एक तेज आवाज आती है, तो उस आवाज की तरफ वह अपना मुख मोड़ता है, वो तो सेंसेशन है, संवेदना है। वो तो क्या है? संवेदना है। ठीक है। नंबर 2, अब जैसे ही वो आवाज किसकी है, शेर की है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, ठीक है ना, किसकी आवाज है, उसकी पहचान करना प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है। उसके बाद अरे भैया, पक्षियों के झुंड के पास जाने के बाद वहां पर जाकर ताली बजाना, जिससे पक्षी उड़ जाते हैं, तो बच्चे को समझ में आता है कि ये जो उड़ते हैं ना, यही तो पक्षी हैं। अब पतंग उड़ती है तो पतंग को भी पक्षी कहने लग जाता है। इसको कहते हैं संकल्पना निर्माण। तो एक बात बताओ, अमूर्त तर्क का मुख्य उपकरण कौन सा है? बेटा क्या है? संकल्पना ही तो है। अरे कंसेप्ट्स हैं भाई। अमूर्त चिंतन कर रहे हो तो संकल्पना बनी है, तभी तो कर पा रहे हो। कि आपको पता है कि उड़ने वाली वस्तु वो पक्षी थी, तो अब आपने एक काइट को उड़ते हुए देखा उस बच्चे ने, तो वह, चूंकि उसके मस्तिष्क में एक संकल्पना है, एक कंसेप्ट बना हुआ है, उसके आधार पर उसको इमेजिन करना,
उसके आधार पर उसकी संकल्पना, उसका विचार करना, उसके बारे में चिंतन करना, दैट इज अमूर्त चिंतन। ठीक है बच्चे, इसलिए आंसर भी होगा। मानसिक प्रतिमाएं, देखो ये तो क्या होता है, यहां पर सिर्फ इमेजेज होती हैं खोपड़ी में, जिसका संबंध आगे चलकर जीन पियाजे स्कीमा से बताते। खैर आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल सीखो। मानसिक प्रतिमाएं मुख्यतः ठोस और दृश्य अनुभवों को मन में चित्रित करती हैं और इसका संबंध आपकी संक्रियात्मक अवस्था से होता है। कितनी बार समझा दिया मैंने, क्लियर? ठीक है, ये प्रत्यक्ष अनुभवों का आभास तो देती हैं, प्रत्यक्ष अनुभव यानी ये प्रत्यक्ष या ठोस दृश्य अनुभवों को ज्यादा महत्व देती हैं, परंतु अमूर्त और सामान्य नियमों तक पहुंचने में अपर्याप्त होती हैं। ठीक है, संकल्पनाएं वस्तुओं और घटनाओं के सामान्य गुणों को वर्गीकृत करके अमूर्त तर्क को संभव बनाती है। ठीक है ना, आसान है भाई। किसी वस्तु की संकल्पना, कंसेप्ट को मस्तिष्क में उसके गुण अवगुणों के आधार पर सेट कर रखा है आपने, यही तो सच्चाई है। यही वह साधन है संकल्पना निर्माण जिससे हम न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसी अमूर्त धाराओं को समझते हैं। आज सच बात है, अगर संकल्पना निर्माण नहीं होता, अगर उनके एविडेंसेस नहीं होते, अगर उनकी प्रतिमूर्तियां, रिफ्लेक्सेस नहीं होते, तो हाउ इज इट पॉसिबल, न्याय कैसे संभव होता, लोकतंत्र कैसे बनता, स्वतंत्रता हमें कैसे मिल पाती? तो ये संकल्पना निर्माण है जो उसके गुण और अवगुणों के साथ वो विहित है, कही जाती है। ठीक है ना। अभ्यास अधिगम की प्रक्रिया है, ये तो किसकी प्रक्रिया, अधिगम की। यह प्रतिक्रिया निर्माण में सहायक है, पर अमूर्त तर्क के लिए आवश्यक श्रेणीकरण, जरूरी श्रेणीकरण और सिद्धांत निर्माण नहीं कराता। ठीक है ना, हटाना पड़ेगा। प्रयत्न त्रुटि प्रतिरूप अनुभव से समाधान खोजने में सहायक है ना भैया। आप बिल्ली के द्वारा तब तक अपने प्रयास को जारी रखना जब तक कि वह लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को पा नहीं लेती, तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाता है और वह अपने हर प्रयास में सफल होती जाती है। खैर ठीक है ना, तो यह नियमबद्ध अमूर्त सोच को विकसित नहीं करता। ठीक है ना, प्रयास त्रुटि। भैया देखो, जिंदगी की दो उसूल हैं, जिंदगी के दो नियम हैं। छोटे बच्चों को प्रयास और त्रुटि द्वारा ही सिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन कौन से छोटे बच्चे, जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है, उनको हम तर्क से, चिंतन से, अमूर्त चिंतन से, कल्पनाओं से अथवा वैचारिक दृष्टिकोण से सिखाते हैं या समझाते हैं, खत्म बात, या सीखते हैं। चलो, तो क्या हो गया बेटा, बी को लॉक करना है। अगला प्रश्न पढ़ो। देखो बेटा, धमाका प्रश्न आ गया है। अच्छा एक बात समझो, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग डिफर्स फ्रॉम डाइवर्जेंट थिंकिंग बिकॉज, अभी सारी चिंतन अब सारी चिंतन से भिन्न है, क्योंकि देखो पहले तो मैंने आपको ये वाला सर्किल समझा रखा है भैया, इसमें ये है क्या, उद्दीपक। अरे भैया एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया और एक आ गया यहां से, है ना। दिल एक है, जिंदगी एक है और तीर के निशान जगह जगह से आ रहे हैं, है ना। ऑफर बहुत सारी जगह से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति सोचेगा यार इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये वाली अच्छी या ये वाली अच्छी, ये वाला अच्छा या ये वाला अच्छा, बेचारा कंफ्यूजन में रहता है। ऐसी स्थिति में मारो गोली, सारी इंद्रियों को एक जगह लगा देना। जब एक जगह लगा दोगे तो एक निश्चित उत्तर प्राप्त होगा, एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ठीक है ना, तो इसको अभिसारी कहते हैं, कॉन्वर्जेंट कहते हैं। अरे मतलब ये हो गया अनेक प्रश्नों का एक उत्तर। कौन सा एक उत्तर, तुम्हारे घर का मुखिया कौन है, हु इज द मेन लीडर ऑफ योर फैमिली, योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंडफादर, कौन, वही है। परिवार में लोग बहुत हैं। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो प्रश्न अभी एक ही है लेकिन उत्तर अनेक हो गए, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी एटसेट्रा।
ठीक है ना। लेकिन अनेक प्रश्नों का आपके परिवार का मुखिया कौन है? भैया पूरी भारत की पॉलिटी पढ़ ली आपने, राज व्यवस्था पढ़ ली, राइट? और कहा, प्रश्न पूछा मैंने, संजय सर ने क्वेश्चन किया, बताओ भारतीय राष्ट्रपति की पति की भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति समझाओ। अब उत्तर एक कैसे हो सकता है निश्चित? नहीं, अनेक हो जाएंगे, अनेक हो गए तो डाइवर्जेंट, और एक हुआ तो कॉन्वर्जेंट। खत्म कहानी। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कौन सा है? कॉन्वर्जेंट है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति समझाओ, डाइवर्जेंट है। दैट्स वेरी इजी। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो इट इज इमोशनल ओनली, यह केवल भावनात्मक होता है? ना बाबा ना। यह तर्क को अस्वीकार करता है? अच्छा, यह अनेक विकल्पों के बजाय एक सर्वोत्तम समाधान। अरे एक निश्चितता, ये राना एक सर्वोत्तम, और ये होता है डाइवर्जेंट। यहां तीर के निशान जब पड़ोसियों को घायल करें, कभी पड़ोसन को और कभी किसी और को। प्रश्न एक है, उत्तर अनेक है। ठीक है ना? हाँ हाँ, मात्र सत्तात्मक वापस आ रहा है ना, इसीलिए। चलो सी को लॉक कर दो। देखो माय डियर, केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया चिंतन का स्थान नहीं ले सकती। भावनात्मक थोड़ी ले सकती है, भावों से जिंदगी नहीं चलेगी। चिंतन में सदैव संज्ञानात्मक संरचना और विश्लेषण जरूरी है। अरे यार, चिंतन कर रहे हो ना, तो संज्ञानात्मक संरचना तो बहुत जरूरी है, विश्लेषण जरूरी है। अभी सारी चिंतन तर्क पर जरूरी होता है, तर्क पर आधारित होता है। ऐसे अस्वीकार करना इसकी वास्तविक प्रकृति के विपरीत है। अस्वीकार कैसे कर सकते हो आप? है ना? अभी सारी चिंतन विश्लेषण, तार्किक मूल्यांकन का या से एकमात्र सही समाधान तक पहुंचता है। ठीक है ना? एक निश्चित उत्तर। इसके विपरीत अपसारी चिंतन अनेक वैकल्पिक समाधान खोजता है। ठीक है ना? यही दोनों में मुख्य अंतर है। अनेक मेरे हाथों के इशारों से समझ सकते हो, जब मैंने ये ऐसे मुड़ा हुआ है तो अभिसारी है, ये ओपन हो गया तो अपसारी, अभिसारी अपसारी, अभिसारी अपसारी, अभिसारी अपसारी, खत्म। ओके ठीक है, ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एनईए में तनुमान सुनियोजित चिंतन की विशेषता नहीं है। चलो सी को लॉक करो, अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। गजब का, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज बेस्ट आइडेंटिफाइड बाय। परावर्तक चिंतन की पहचान किससे होती है? आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से, अचेतन दिनचर्या से, यांत्रिक पुनरावृत्ति से, आलोचनात्मक मूल्यांकन और विवेकपूर्ण निर्णय से। धमाका प्रश्न है भाई, और उत्तर भी सही दिया है। बोलो बेटा। सिंपल है, आसान भी है। देखो, इंपल्सिव रिस्पॉन्स किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जो नेचुरल होता है, जो स्वाभाविक होता है। ठीक है ना? देखो, अचेतन दिनचर्या ना, रिफ्लेक्टिव आवेगपूर्ण नहीं होता, यांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो रट्टाफिकेशन को महत्व देता है। तो आंसर कौन बचा? आलोचनात्मक मूल्यांकन और विवेकपूर्ण निर्णय। देखो आंसर, परावर्तक चिंतन अनुभवों और तथ्यों का गहन विश्लेषण करता है। अरे हमारे अनुभव और जो दिए गए उद्दीपक है, तथ्य है, विषय वस्तु है, उसका ढंग से विश्लेषण करता है। यह आलोचनात्मक मूल्यांकन और विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर कार्य करता है। यही इसकी वास्तविक पहचान है। अरे भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? खोपड़ी में वापस समझो, मैं समझाता हूं एग्जांपल से। देखो, कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, और आपने बिना उसके गुण दोषों का मूल्यांकन किए आपने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब आपके पास आलोचनात्मक थिंकिंग की कमी है, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। यार, किसी व्यक्ति की बात को हां में हां मिलाकर हूबहू स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन की कमी है। अरे भैया, गुण दोष
उसका देखकर, उसका सही आलोचनात्मक मूल्यांकन कर उसे स्वीकार करना या नकारना आलोचनात्मक चिंतन है बेटा। इसलिए ध्यान रखो, बी नॉट एट योर माइंड, यही तो है। आवेग में व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता, गुस्से में, क्रोध, आक्रोश में, पर उसमें विवेक और विचारशीलता नहीं होती। जो व्यक्ति गुस्से में नैले पे धैला बजा देते हैं ना, तो बुद्धि का काम है क्या वो तो बुद्धि का नहीं है, बेबुद्धि का काम है। कौन सी बुद्धि का? बेबुद्धि, यानी बिना बुद्धि का। समझ जाओ, वो चिंतन विचार से, यह परावर्तक चिंतन नहीं होता। अचेतन दिनचर्या स्वतः होने वाली आदत पूर्ण क्रियाएं होती हैं। अचेतन दिनचर्या, अरे भैया सपने आएंगे तो वो तो अपने आप आएंगे ना, है ना, वो तो अपने आप आएंगे, उनको रोका नहीं रोक सकते। तो अचेतन क्रियाएं, आदत पूर्ण क्रियाएं अपने आप होती हैं। इनमें तथ्य और साक्ष्य पर आधारित मूल्यांकन अनुपस्थित होता है। इनमें कोई प्रमाण नहीं होता, है ना। रातों रात आप टाटा बन जाओ, अंबानी बन जाओ, पता नहीं क्या क्या बन जाओ यार सपनों में, तो इनमें कोई साक्ष्य नहीं होता। यांत्रिक पुनरावृत्ति केवल आदत और रटंत व्यवहार दिखाती है। इसमें आलोचनात्मक दृष्टि और तर्क की भूमिका नहीं होती। क्लियर बेटा? डी लॉक करो, अगला प्रश्न पढ़ो। सृजनात्मक चिंतन को सर्वोत्तम रूप से कैसे समझा जाए? क्रिएटिव थिंकिंग धमाका इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, बताओ कैसे समझोगे? नवीन और उपयोगी परिणाम उत्पन्न करके। अंधी नकल, अंधा नकल करना नहीं रे बाबा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंधानुकरण तो बहुत गलत। नियमित स्मरण, अरे यार रटते ही रहोगे क्या? गलत बात है। केवल प्रयत्न त्रुटि, केवल गलत। अरे जिंदगी में सुनो, ये सृजन शब्द जहां आ जाए ना, इस सृजन का मतलब होता है निर्माण। और जिंदगी में जो जो बन रहा है ना, वो सब नया ही तो बनता है, उसको नवीन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सृजन होता ही नया है, पुराना हो ही नहीं सकता। तुम करके दिखाओ, पुराना निर्माण कैसे करोगे? निर्माण तो जो होगा नया होगा। घर बनाओ, विचार बनाओ, कल्पना बनाओ, शर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो नवीन और उपयोगी परिणाम उत्पन्न करना ही सृजनात्मक चिंतन है। लेकिन रिजल्ट धमाकेदार होते हैं ना जिन बच्चों के, उनको क्रिएटिव कहता हूं मैं। अरे जो बच्चे टेस्ट सीरीज में धमाकेदार नंबर ला रहे हैं ना, वो क्रिएटिव बालक हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है इसमें। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो, सृजनात्मक चिंतन, अच्छा प्रश्न है। रचनात्मक चिंतन की पहचान यह है कि यह केवल नया नहीं बल्कि उपयोगी भी हो। अरे सिर्फ नया होने से काम नहीं चलेगा, वो यूजफुल भी होना चाहिए। ठीक है ना? कैसा होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, वेरी एक्सीलेंट।
बिल्कुल क्रिएटिविटी की शानदार पहचान क्या है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें फ्लुएंसी होती है ना, उसमें ओरिजिनलिटी होती है, मौलिकता होती है ना, नमनीयता होती है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई विस्तार होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने टॉरेंस के अनुसार भी आपको पढ़ा रखा है और मैंने गिलफोर्ड के अनुसार भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया है। हाँ नवीनता होती है, वो तो नवीनता तो मुख्य होती है। चलो, तो नवीनता और उपयोगिता का संयोजन ही वास्तविक सृजनशीलता है। नकल में मौलिकता का अभाव होता है और मौलिकता के बिना सृजनात्मकता होती नहीं। यार एक बात बताओ, अगर आप नकल कर रहे हो दूसरों की, तो उसमें आप क्या खुद खुद का क्या यूज कर रहे हो? कुछ नहीं। खुद का डब्बा कुछ नहीं यूज कर रहे। वाह शाबाश बेटा, परफेक्ट। यह सृजनात्मकता का उल्टा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वतंत्र विचार प्रस्तुत नहीं करता। स्मरण में व्यक्ति केवल सीखी हुई जानकारी को पुनः लाता है। जो पहले से सीखी हुई है ना, वही तो स्मृति में होगी। इसमें नया निर्माण या अनोखा दृष्टिकोण कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अरे भैया, कल आपने एक चेहरा देखा था, आज उस चेहरे को आपको एक ड्राइंग करनी है, पिक्चर बनानी है, तो आपकी स्मृति में है ना। तो नया क्या किया? अरे नया तो उसे कहते जो स्मृति में भी नहीं है। और धमाका कर दिया खुद ने। जिस दिन हमारे आर्टिस्ट ने बनाया ना, गणेश जी ऐसे होते हैं, माता रानी का पिक्चर ऐसा होता है, पहले वाले आर्टिस्ट ने, तो भैया उसने अपनी कल्पनाओं से बनाया था, उसने देखा थोड़ी था, मिलके थोड़ी आया था ना। हम्म 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 हम्म। तो स्मरण में व्यक्ति केवल सीखी हुई जानकारी को पुनः लाता है। प्रयत्न त्रुटि से समाधान कभी मिल सकता है क्या? पर यह सृजनात्मकता का पूर्ण रूप नहीं है, क्योंकि इसमें नवोन्मेष और कल्पनाशील पुनर्संरचना नहीं होती। कहाँ कल्पना होगी? चलो हटाओ, अगला क्वेश्चन। समस्या समाधान को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जाए? केवल संग्रहित तथ्यों का स्मरण करके, या बाधाओं को पार करने हेतु लक्ष्याभिमुख संज्ञानात्मक क्रियाओं के द्वारा, संरचनाएं रहित अनियमित प्रतिक्रियाओं द्वारा, शुद्ध भावनिक निकास। देखो अनियमित और रहित आ गया, उड़ा दो, है ना, केवल आ गया, उड़ा दो। शुद्ध भावनिक, पूछ क्या रहा है? समस्या समाधान। समस्या का समाधान भावनाओं से नहीं होता, कभी भी गलत हो जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? बाधाओं को पार करने हेतु लक्ष्य अभिमुख संज्ञानात्मक क्रियाएं। ये संज्ञानात्मक क्रियाएं आपका तर्क, चिंतन, कल्पना, विचार सबको शामिल करती हैं, आपके निर्णय को, आपके प्रत्यक्षण को, परसेप्शन को, सबको शामिल करती हैं। इस कारण भैया नवीनता कहां पर आएगी? संज्ञानात्मक क्रियाओं में आएगी। इसलिए उत्तर क्या हो गया? बी। केवल स्मरण में व्यक्ति पूर्व सीखी बातों को पुनः लाता है। इसमें समस्या का वर्तमान रूप समझना, प्रतिनिधित्व बदलना, विकल्प गढ़ना, जांच कसौटी पर परखना और क्रमिक संशोधन जैसे सक्रिय चरण शामिल नहीं होते। अतः स्मरण को समस्या समाधान मानना प्रक्रियात्मक जटिलता की अनदेखी है। सिंपल सी बात है, गड़बड़ कर दिया है। क्या डिटेल है, खोपड़ी में सेट करके जाना, ये पढ़ के जाना। और पढ़ने का मतलब रटना नहीं है। मुझे नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा, मैं तो कंसेप्ट सिखाने की जिद में हूं बस। मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इसलिए तुम कहीं सोचो कि यार क्रैश कोर्स के सारे क्वेश्चंस को रट के चले जाएं, नहीं भैया, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब थ्योरी भी पढ़ ली, ठीक है ना, अब कुछ विद्यार्थी अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं अब 1 महीने में तो आप जितना पढ़ पाओगे, हाँ एस्टेट तो निकल जाएगा, एस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, आज भी ज्वाइन करोगे तब भी एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, उसके आधार पर चलोगे। लेकिन कुछ बच्चे बैच ज्वाइन करते ही मैटर इतना सारा दे रखा है मैंने कोर्स में, घबरा जाते हैं देखते ही। अरे यार घबराने की क्या जरूरत है उसमें? क्या पढ़ूं सर, क्या नहीं पढ़ूं?
क्यों खोपड़ी खराब करते हो? हाँ, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव मेमोरी इजी रूप में बता दीजिए सर। भैया प्रो यानी पहले वाली नई वाली को दबा देती है ना? अरे पहले की जो यादें थी ना, शादी से पहले के वो चेहरे, वो बातें, वो ख्यालात, वो मुलाकातें, पहले वाले नए वाले जीवन को खराब कर देती हैं। वो प्रोएक्टिव है बेटा। अरे पहले वाली बातें, मुलाकातें, यादें नए वाले जीवन को खराब कर देती है, कई बार तो तलाकनामे की ओर ले जाती हैं और ड्रम में पैक करवा देती हैं। वो तो प्रोएक्टिव है, ब्लू ड्रम में। और रेट्रोएक्टिव, नई वाली इतनी खतरनाक है कि भैया वो पुराने चेहरे हैं ना, वो मुलाकातें, वो यादें, वो बातें सब भूल जाते हैं जब नए मिलते जाते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा, पक्का कर देंगे। ठीक है, डन डना डन डन। मैं आज ही बोल देता हूं, चिंता मत करो आप, मैं बोल देता हूं, आज ही बोल देता हूं। ठीक है, डोंट वरी। मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो प्यारे बच्चों। चलो देखो, हाँ, समस्या समाधान में व्यक्ति लक्ष्य स्पष्ट करता है, वर्तमान स्थिति और लक्ष्य के अंतर को चिन्हित करता है। अभी क्या है, अभी किस परिस्थिति में और लक्ष्य कहां है, उसको स्पष्ट करता है। ठीक है? समाधान स्थान की रूपरेखा बनाता है। समाधान किसकी रूपरेखा बनाता है? स्थान की। सही है। ठीक है ना? समाधान स्थान की रूपरेखा बनाता है, उपयुक्त रणनीतियां चुनता है। क्या चुनता है? उपयुक्त रणनीतियां चुनता है। ठीक है, जैसे उपलक्ष्य पीछे से कार्य करना, साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रयत्न परिणाम की प्रतिपुष्टि से संशोधन करता है, और बाधाओं जैसे भ्रामक सूचना, मानसिक जड़ता को व्यवस्थित रूप से पार करता है। यही लक्ष्याभिमुख संज्ञानात्मक क्रियाओं का सार है। ठीक है ना बेटा? गजब की बात है। संरचना विहीन प्रतिक्रियाएं लक्ष्य उन्मुखी नहीं होती। जिसके कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई योजना ही, कोई संरचना ही नहीं है, उनका क्या औचित्य है? वे प्रयास को अनावश्यक दिशाओं में बिखेर देती हैं। हाँ भाई, प्लान ही नहीं है तुम्हारा जिंदगी में रास्ता कौन सा तय करना है। ठीक है ना? जिससे समाधान की गुणवत्ता और दक्षता दोनों घट जाती है। ठीक है बेटा? भावनिक निकास तनाव घटा सकता है, पर समाधान की तर्कपूर्ण रचना, प्रमाण आधारित जांच और रणनीति समायोजन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे समय दबाव और अपूर्ण सूचना में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? प्रयत्न और त्रुटि, क्रम विधि, नियम निश्चित, व्यापक विधि, सहज युक्ति, अनुभव आधारित संक्षिप्त मार्ग, पूर्व अन्वेषण बिना शुद्ध अंतर्दृष्टि। बताओ। फटाफट बोलो भाई। देखो सरल क्वेश्चन कैसे है, आपसे कह रहा है समय दबाव और अपूर्ण सूचना में समय का भी दबाव है और सूचना भी आधी अधूरी है, में कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा प्रभाव होगी? प्रयत्न और त्रुटि। यार प्रयास और त्रुटि, समय के अभाव में तो प्रयास, यहां तो ये तो समय ज्यादा लगाता है। प्रयास और त्रुटि में तो प्रयास करते रहो, गलतियां करते रहो, देखते हैं कब तक गलतियां होंगी, किसी ना किसी दिन तो लक्ष्य मिलेगा, तो इसमें तो समय ज्यादा लगेगा, हटा दो। क्रम विधि, निश्चित नियम और व्यापक विधि, व्यापक विधि में तो समय ज्यादा लगेगा, ये व्यापक गलत हो गया ना, हटा दो। अनुभव आधारित संक्षिप्त मार्ग, हाँ सहज युक्ति उसको यूज करो, और अनुभव आधारित संक्षिप्त मार्ग चुनोगे ना तो समय का दबाव भी कम होगा और अपूर्ण सूचना में भी यहां पर सही रास्ता हमको मिल जाएगा। आंसर सी कर दो। देखो भाई, सहज युक्ति अनुभवी संकेतों, संक्षिप्त नियमों और संदर्भ संकेतों का उपयोग कर पर्याप्त अच्छा निष्कर्ष शीघ्र देती है। ठीक है? यद्यपि इसमें त्रुटि संभावना रहती है, त्रुटि की तो संभावना रहेगी रहेगी, ठीक है, पर समय लागत के अनुपात में इसका निर्णय लाभ अधिक होता है, विशेषकर जब सूचना अपूर्ण हो
और त्वरित कार्यवाही अपेक्षित हो। जी, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल है। देखो यहां पर प्रयत्न त्रुटि में दिशा निर्देश कम होते हैं, व्यापक परीक्षण कई असफलताओं के बाद भी प्रभावी मार्ग तक नहीं लाता, और समय दबाव में अव्यवहारिक हो जाता है, समय तो ज्यादा लगता है इसलिए अव्यवहारिक ही होगा। ठीक है, क्रम विधि समाधान की निश्चितता दे सकती है, हाँ निश्चितता दे सकती है, किंतु चरण दर चरण व्यापक खोज, नियम का सत्यापन करो, गणना भार ज्यादा हो जाएगा, है ना, अपूर्ण सूचनाएं हैं, सीमित समय की दशा में धीमी और महंगी पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। शुद्ध अंतर्दृष्टि कभी कभी उभरती है, पर यह भरोसेमंद, दोहराव योग्य और सिखाने योग्य रणनीति नहीं हो सकती, इसलिए सामान्य समाधान नीति के रूप में चुनना बिल्कुल रिस्की हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो अगला। हाँ, प्रयत्न त्रुटि के बजाय अंतर्दृष्टि का सबसे स्पष्ट संकेत कौन सा है? विच ऑब्जर्वेशन मोस्टली क्लियरली इंडिकेट्स इनसाइट रेदर देन ट्रायल एंड एरर? बारंबार प्रयासों में त्रुटियों का क्रमिक घटाव, या दिशाहीन प्रयास जिनमें परिणाम अनियत हो, यह तो अंतर्दृष्टि में कभी हो ही नहीं सकता। निश्चित विधि से नियम आधारित चरणबद्ध समाधान हो, समस्या के आंतरिक निरूपण का अचानक पुनर्सन अचानक होता है। अरे गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि में अचानक पुनर्संरचना होती है, हाँ, आहा अनुभूति होती है, ये तो धमाका प्रश्न है, और तुरंत सही समाधान मिलता है, इसी का नाम गेस्टाल्टवाद है। ये वर्ड छूना, टच करना, ढूंढना सीखो, गलतियां कभी नहीं होंगी, ठीक है ना, कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। देखो अंतर्दृष्टि का सार है रूपरेखा परिवर्तन, ठीक है ना। अब रूपरेखा परिवर्तन करोगे कैसे? समस्या की प्रस्तुति अचानक नए संबंधों में दिखती है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने कोई उद्दीपक देखा और वो समस्यात्मक है, तो अब उस समस्या से निकलने के लिए आपके मस्तिष्क में अचानक कोई विचार उत्पन्न होगा, कोई अंतर्दृष्टि होगी, कोई ख्याल आएगा, कोई सोच उत्पन्न होगी, ठीक है ना, जिससे बिना लंबे परीक्षण के समाधान स्पष्ट हो जाता है। आहा क्षण मध्यवर्ती त्रुटियों की न्यूनता और समाधान की त्वरित शुद्धता है, ये इसके विशिष्ट चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं? आह, ये एक्सक्लेमेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर डी सही हो गया, बाकी तो वैसे भी गलत है ना। लेकिन इनकी डिटेल पढ़ना है आपको ढंग से, ताकि समझ विकसित हो, इसलिए लिए दी है। कौन सा उदाहरण कार्यात्मक स्थिरता, है ना, फंक्शनल फिक्सनेस की बाधा तोड़ने का संकेत देता है? कॉफी के मग को कागज दबाने के रूप में प्रयोग करना, डिब्बे को मोमबत्ती स्टैंड के रूप में न देख पाना, परीक्षा में गलत सूत्र याद आना, या फिर नई शर्तों के बावजूद पिछले वर्ष की विधि दोहराना। बताओ कौन सा उदाहरण कार्यात्मक स्थिरता की बाधा तोड़ने का संकेत देता है? बड़ा शानदार प्रश्न है। देखो भाई, अच्छा, कार्यात्मक स्थिरता, मान लीजिए मेरे हाथ में कॉफी का एक मग है, यह एक मार्कर है। यह तो कार्यात्मक स्थिरता है कि मार्कर सिर्फ लिखने के ही काम आता है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर का कोई दूसरा यूज भी कर लूं, तो वो इसकी फिक्स्डनेस को तोड़ देता है, 100% तोड़ देता है। बहुत सारे लोग हैं जो पेन को सिर्फ लिखने की वस्तु बताते हैं, लेकिन हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे 4th और 5th क्लास में, तो पेन को हमारे टीचर थे ना, वो उंगलियों के बीच में ऐसे फंसा के दबाते थे,
लोग कहते हैं वो सिर्फ लिखने की वस्तु है, वो तो हमें पनिश करने के लिए इसका यूज करते थे। हाँ, इट्स रियल। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि कॉफी के मग को कागज दबाने के रूप में प्रयोग करना, यही तो बात है। सिर्फ कॉफी का मग जो है ना, उसको कागज दबाने के रूप में प्रयोग करना। अरे भाई, कॉफी का जो कप है आपका टेबल पर रखा हुआ है और कागज आपका पंखे की हवा से उड़ रहा है, तो उस उड़ते हुए कागज को दबाने के लिए उसका यूज करना, सिर्फ वो कप कॉफी पीने के लिए, ये तो है ना, ये कप सिर्फ कॉफी पीने के लिए है, ये कहना फंक्शनल फिक्सनेस है। लेकिन इसको तोड़ना, उसी कप से उड़ते हुए कागज को रोकना वजन से, उसी कप का दूसरा यूज, उस फंक्शनल फिक्सनेस को तोड़ना हुआ कि नहीं हुआ? खोपड़ी तो यूज करो ना। यहां पर क्या है, डिब्बे को मोमबत्ती स्टैंड के रूप में न देख पाना। क्यों नहीं देख पाना? देखो ना, परीक्षा में गलत सूत्र याद आना गलत बात है। कहां यूज हो रहा है? हाँ, पेपर वेट की तरह, बस वही तो कह रहा हूं। नई शर्तों के बावजूद पिछले वर्ष की विधि दोहराना, पिछली दोहरा रहे हो तो फिर क्या नया किया? नो, नेवर। ए उत्तर करो रे लड्डुओ। देखो, पढ़ो। कार्यात्मक स्थिरता तब टूटती है जब वस्तु को उसके पारंपरिक उपयोग से, भैया इसको इसके अलग से अलग नए कार्य में देखा जाए। भैया तोड़नी थी ना, क्या यूज कर रहे हो बुद्धि? अरे एक बात बताओ, मोबाइल फोन बात करने के लिए है, लेकिन कई बार आप कागज को के ऊपर रख देते हो ताकि वो उड़े ना। ऐसे आधा अधूरा नहीं पढ़ना बच्चे, तोड़ना है ना स्थिरता को। मग को कागज दबाने की वस्तु बनाना उपयोग परिवर्तन का सटीक एग्जाम्पल है, जो सृजनात्मक पुनर्नियोजन और बाधा भंजन दर्शाता है। धमाका प्रश्न है, क्या दिक्कत थी? यह तो बाधा की उपस्थिति दिखाता है, बाधा क्रिएट कर रहा है। डिब्बे को वैकल्पिक उपयोग पहचानने में असफलता है, गलत हो गया। यह स्मृति त्रुटि है, कार्यात्मक स्थिरता से अलग समस्या है। यह मानसिक पुनरावृत्ति जड़ता को उदाहरण है। इसमें नए संदर्भ पुराने ढर्रे का जड़ प्रयोग हो रहा है, गलत है। किस प्रकार का तर्क यह सुनिश्चित करता है कि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होगा? बताओ, धमाका प्रश्न है, ठीक है ना? देखो, विच फॉर्म रीजनिंग गारंटीज द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रीमिसेस आर ट्रू? आगमनात्मक, निष्कर्षणात्मक, उत्तम, व्याख्यानुमान, अनुरूपणात्मक तर्क, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एबडक्टिव और एनालॉजिकल रीजनिंग। बोलो, जल्दी दे दो उत्तर, धमाका प्रश्न है। अरे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात, मोहन नश्वर है, मोहन एक मनुष्य, मनुष्य नश्वर है। निगमनात्मक थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग पढ़ा था। अरे आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष हमेशा सत्य ही होता है ना भाई? मोहन एक मनुष्य है, आधार वाक्य है, और मनुष्य नश्वर है यानी मरणशील है। जिसने जन्म लिया है वो जाएगा जरूर दुनिया को छोड़ के, इसीलिए तो आधार वाक्य सत्य है तो रिजल्ट हमेशा ही सत्य होता है। आगमन में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष बनते हैं। सत्यता की अनिवार्यता नहीं, केवल संभाव्यता बढ़ती है। निष्कर्षणात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सत्य हो, तर्क रूप वैध हो, तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। कभी असत्य हो ही नहीं सकता निष्कर्ष, अगर आधार वाक्य ही सत्य है तो, है ना? यही तार्किक अनिवार्यता का गुण है, इसे अन्य प्रकारों से भिन्न करता है, ठीक है ना? उत्तम व्याख्या अनुमान उपलब्ध संकेतों के आधार पर सबसे उपयुक्त संभावित व्याख्या चुनता है।
यह निश्चित सत्य गारंटी नहीं देता। अनुरूपण समानताओं से अनुमान करता है। किससे? समानताओं से करता है अनुरूपण, है ना। पर समानता अपूर्ण या सतही होने पर निष्कर्ष बदल जाएगा। यार सिंपल सी बात है, दो मोबाइल फोन्स में आप समानता ला रहे हो तो दोनों सेम तरीके के होने चाहिए ना। एक हायर और एक लोअर है तो रिजल्ट अलग आ जाएगा। फिर सत्यता की गारंटी खत्म। बी लॉक करो। सृजनात्मकता को किस संयोजन से सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जाता है? बताओ। केवल नवीनता उपयोगिता के बिना? कभी नहीं। इसके लिए तो जरूरी है। कार्य आवश्यकताओं से असंबद्ध लोकप्रियता? असंबद्ध नहीं हो सकती। प्रसंग संगत उपयोगिता सहित मौलिकता? मौलिकता तो हमारी सृजनात्मकता की सबसे मूल विशेषता है। किसी भी विचलन के बिना बिना गलत हो गया। आसान सवाल है दुनिया का। देखो भाई, सी को लॉक करना पड़ेगा ना। सृजनात्मकता का मूल संयोजन है मौलिकता के साथ उपयोगिता, अभी तो पढ़ा था। और प्रसंग उपयुक्तता, विचार नया भी हो और निर्धारित बाधाओं उद्देश्यों के भीतर वास्तविक मूल्य भी उत्पन्न करता हो। यही सृजनात्मक गुणवत्ता का मापदंड है। नए मूल्य, नवीन विचार, नवीन कल्पना, नवीन आयाम, नवीन तथ्य, ये होना जरूरी है। ठीक है ना। मौलिकता जरूरी है, उपयोगिता जरूरी है। अरे केवल नवीनता पर्याप्त नहीं होती। यदि विचार ही उपयोगी नहीं है तो बेकार है फिर सृजनात्मकता, है ना। तो वह सृजनात्मकता नहीं, मात्र विचित्र या अनोखा रह जाता है। लोकप्रियता कई बाह्य कारकों से उत्पन्न हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि वह विचार प्रसंगानुकूल समस्या का अर्थपूर्ण समाधान दे रहा हो। ठीक है ना, यह जरूरी नहीं है। नियम पालन मात्र से नवीन ढांचा नहीं बनेगा। पुनर्संयोजन या वैकल्पिक दृष्टि नहीं बनती। अतः सृजनात्मकता का पर्याय कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। सृजनात्मकता तो मौलिकता, धारा प्रवाहिता, है ना, नमनीयता, व्यापकता, विस्तार, ठीक है ना, नवीनता आदि को लिए होती है। लोचशीलता भी होती है, याद रखना। हाँ, वालस की सृजनात्मक प्रक्रिया में वह कौन सा चरण है जिसमें विचार की जांच, परिष्कार और प्रस्तुति सम्मिलित होती है? इन वालस क्रिएटिव प्रोसेस विच स्टेज इन्वॉल्व्स टेस्टिंग, refinement एंड कम्युनिकेशन ऑफ द आइडिया? बताओ। तैयारी, अंतःपोषण, आलोकन या प्रमाणीकरण? यह अच्छा प्रश्न है और मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, ये कहना चाहते हैं सृजनात्मक कौन सा चरण है जिसमें विचार की जांच होती है, जिसमें विचार का परिष्कार किया जाता है, जिसमें विचार मतलब शुद्ध किया जाता है, बदला जाता है, जिसमें विचार की प्रस्तुति सम्मिलित होती है? बेटा वो होता है उसका प्रमाणीकरण। आपने मेरा मूल्यांकन किया और मेरे विचार सही निकले तो ये प्रमाण हो गया। क्या हो गया? प्रमाण हो गया। तो वेरिफिकेशन हो गया ना। अब कोई डाउट ही नहीं है। अब संजय सर को ही चूज करना है, पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यही बात होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी को लॉक कर दो बेटा। ठीक है, चलो। प्रमाणीकरण में विचार का अनुभवजन्य परीक्षण होता है। आपके अनुभवों का परीक्षण हुआ, जांच हुई ना। समालोचनात्मक परिष्कार होता है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है इसका विचार अनुभव। और संप्रेषण प्रदर्शन शामिल होता है। यही चरण विचार को उपयोगी बनाता है, विश्वसनीय बनाता है और साझा करने योग्य बनाता है। दैट्स वेरी अमेजिंग। देखो,
तैयारी में समस्या क्षेत्र का अध्ययन, तथ्यों का संग्रह और पृष्ठभूमि ज्ञान होता है। ठीक है, यह औपचारिक परीक्षण प्रस्तुति मुख्य लक्ष्य नहीं है। अंतः पोषण में क्या होता है, अंतः पोषण पढ़ोगे तो इसमें अवचेतन स्तर पर समस्या के तत्व होते हैं जिन्हें पुनर्संयोजित किया जाता है। यह मूल्यांकन का चरण नहीं है बल्कि परिपक्वता का है। किसका है, परिपक्वता का है, तो मैच्योरेशन का अंतः पोषण। तो और आलोकन में आह की अनुभूति से उत्तर उभरता है और इसको हम गेस्टाल्टवाद से जोड़ते हैं। किससे, गेस्टाल्टवाद से जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, परंतु जांच, प्रमाण और प्रस्तुति अभी शेष रहते हैं, इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया, डी परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, दूरस्थ संबंध कार्यों में सफलता को कौन सा संज्ञानात्मक तंत्र सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट करता है। क्या गजब का प्रश्न पूछा है। विच कॉग्निटिव मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स सक्सेस ऑन रिमोट एसोसिएशन टास्क। गजब का क्वेश्चन है, दैट्स वेरी अमेजिंग। बताओ, दूरस्थ संबंध कार्यों की बात कर रहा है, केवल अग्रगामी निषेध यानी प्रोएक्टिव इनहिबिशन ओनली, या फिर दूसरा है विस्तृत समतल संगठन श्रेणी जो दूरस्थ संबंधियों को संभव बनाती है। ये रटंत आ गया, इसको तो उड़ा ही दो। कठोर आ गया, नेगेटिव वर्ड है। केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड है। आसान प्रश्न बन गया, बी को लॉक कर दो, इजी क्वेश्चन है। चलो देखो भैया, सुपर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। ये कहता है समतल संगठन श्रेणी में व्यक्ति की मानसिक संघटक जो प्रणाली होती है वो केवल निकटतम अर्थ संबंधों तक। भाई ये तो हमारा माइंड का प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि हमारा माइंड को हम जो कमांड देते हैं वह उसके निकटतम आंसर्स को या संबंधों को ही हम तक पहुंचाता है, वापस रिप्लाई करता है। ठीक है ना, तो यह सीमित नहीं रहती, वह दूरस्थ कम सामान्य या संबंधियों तक सहज पहुंच बनाती है। यही व्यापक फैलाव जटिल रूपकों, दूरस्थ संयोजनों को जोड़ने की क्षमता देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब आप ऐसे डिस्टेंस जो रिलेशंस होते हैं उनको जोड़ने की परिपक्वता देता है। ठीक है, रटंत स्मरण निकट संबंधों को जगाता है। नवीन दूरस्थ जोड़ियां बनाने में सीमित सहायक है, गलत हो गया। जड़तापूर्ण प्रत्युत्तर पुराने पैटर्न से चिपकाए रखता है। भैया यार जड़तापूर्ण का मतलब भी पारंपरिक हो गया, सिंपल सी बात है, हटा दो। अग्रगामी निषेध पुराने सीखे हस्तक्षेप को बताता है। भाई प्रोएक्टिव हमने बताया ना, पहले वाला नए को हटा देता है, वही चीज। ठीक है, बी को लॉक कर दो। ये अच्छा प्रश्न है, ये और भी अच्छा प्रश्न आ गया। बताओ कौन सा विन्यास सृजना, हाँ, कक्षा डिजाइन में कौन सा विन्यास सृजनात्मकता हेतु आंतरिक प्रेरणा को सीधे पोषित करता है। बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा है, आसान है। आपसे पूछा आंतरिक प्रेरणा को सीधे पोषित करता है ना। तो ऐसा कौन सा कक्षा का डिजाइन है जो आपकी सृजनात्मकता को अच्छे से पोषित करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इनर वाली, आंतरिक वाली। स्वायत्तता, निपुण लक्ष्यता, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, अन्वेषण समय, नियंत्रक पुरस्कार, निगरानी, बारंबार सामाजिक तुलना, या फिर विचार उत्पत्ति चरण में उच्च दाव मूल्यांकन, या एकमात्र सही उत्तर वाले समान कार्य। बोलो, अमेजिंग क्वेश्चन है। सिंपल मैंने आपको कितनी बार सिखा रखा है कि जब आंतरिक प्रेरणा आ गई तो आंतरिक प्रेरणा हमारे अंदर से, और अंदर का मतलब हो गया स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, मास्टरी गोल्स, निपुणता लक्ष्य, है ना। ठान लो बस, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, इंफॉर्मेशनल फीडबैक, उसके अलावा अन्वेषण समय, है ना, एक्सप्लोरेशन। बेस्ट उत्तर हो गया, बाकी तो वैसे भी गलत है। ये पुरस्कार तो बाह्य होता है, उड़ा दो। मूल्यांकन हमेशा बाह्य पक्ष को डिफाइन करता है। एकमात्र सही उत्तर, उत्तर बाह्य पक्ष को डिफाइन करता है। स्वायत्तता से स्वामित्व भाव, नंबर 1 आंतरिक हो गया। जोखिम लेने की इच्छा बढ़ती है। निपुणता लक्ष्य प्रयास को कौशल वृद्धि की ओर मोड़ता है, यह निपुणता लक्ष्य है।
आपके प्रयास को, आपके अंदर के स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है। नंबर 2, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि व्यक्ति को दिशा देती है। अगर सही सूचना है और उस पर आपको फीडबैक मिल गया तो आप और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, आप उस तरफ दौड़ पड़ेंगे, तो ये भी बेस्ट है। ठीक है। बिना दबाव के अन्वेषण समय वैकल्पिक ढांचों का परीक्षण संभव बनाता है। अगर जिंदगी में आप पर कोई दबाव नहीं है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्रिएटिव होगी। और अगर किसी का दबाव है ना, तो दबाव में तो रिजल्ट खराब ही होते हैं अक्सर, सिंपल सी बात है। और तो सभी मिलकर आंतरिक प्रेरणा और सृजनात्मक उत्पादन को उभारते हैं। जबरदस्त प्रश्न था। बाह्य नियंत्रण है ये तो बाह्य है। विचार उत्पत्ति के आरंभिक चरण में उच्च दाव मूल्यांकन नए विचारों के अंकुर को दबा देता है, यही तो होता है। व्यक्ति सुरक्षित पारंपरिक विकल्प चुनता है। फिर केवल एक सही उत्तर वाले समान कार्य सोच के फैलाव वैकल्पिकता और पुनर्संरचना की संभाव्यता सीमित कर देते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर तो भैया अमूर्त चिंतन होता है ना, आंतरिक, तो इसीलिए वहां पर तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, अनेक होते हैं, एक थोड़ी होता है। नेक्स्ट देखो, स्पीयरमैन के द्विघटक बुद्धि दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह कौन सा कथन अभिव्यक्त करता है, बताओ। केवल स्वतंत्र समूह क्षमताएं साझा परिवर्तन शून्य हो, असंबद्ध परीक्षा कौशलों का ढीला संग्रह, कोई संरचना नहीं, प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्वतंत्र खंड, किसी प्रकार का अति व्यापन नहीं, विविध कार्यों में साझा सामान्य घटक जी तथा प्रत्येक परीक्षण का विशिष्ट घटक। अरे भैया, जी और एस पढ़ाया था, 1904 में दिया था, यूके के रहने वाले थे, जनरल और स्पेसिफिक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इजी है। चलो देखिएगा, पढ़ लेते हैं इसको। यह दृष्टि साझा परिवर्तन को नकारती है, जबकि विविध संज्ञानात्मक कार्यों में सामान्य सह परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए केवल समूह क्षमताएं पर्याप्त नहीं हो सकती। असंरचित कौशलों का विचार अनुभवजन्य सह संबंध पैटर्न की उपेक्षा करता है। इसलिए असंरचित कौशल तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यार आपको आपका ही स्किल पर कमांड नहीं है, असंरचित है, कोई योजना अनुकूल नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संपूर्ण स्वतंत्र खंडों का दावा परीक्षणों में दिखने वाले साझा घटक को अनदेखा करता है, पूर्ण अलगाव व्यवहार नहीं है, गलत हो गया। आंसर क्या सही है बेटा? स्पीयरमैन के अनुसार कई कार्यों में सामान्य घटक योगदान देता है, जबकि प्रत्येक परीक्षा में विशिष्ट घटक भी होता है। यह दो स्तरीय संरचना सहसंबंध आधारित साक्ष्यों से संगत होती है, इसीलिए जी और एस की महत्ता को पढ़ा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आज की ये क्लास यहां पर पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। इसीलिए आप अपने सभी दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों, भाई बहनों को क्लास के बारे में जरूर बताएं, उनको भी शेयर करें। ठीक है। अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। ठीक है। जय माता दी। धन्यवाद। दो मिनट देख लेता हूं आपके कमेंट। बोल दो, कोई किसी के पास कोई भी समस्या हो तो फटाफट बोल दो। 80% ऑफ आपने उसके बारे में जरूर बताएं। वाह, 15 आउट ऑफ 15। चलिए बहुत अच्छा। क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड तो कैटल का हम बता चुके हैं, सामान्य और विशिष्ट ही है, इसी की तरह वर्क करता है वो। राधे राधे ममता जी, सुभाष जी, ओके, नंदू जी, ठीक है, डन डन डन, अन्नू जी, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो और अपने अपने मित्रों को फटाफट बता दो। ठीक है। शाम को 8 बजे मिलते हैं, डन डना डन डन धमाकी क्लास में। 8 बजे क्लास 100% होगा, लाइव होगा। आज तो मजा आ गया। मजा तो डेली आता है सर। कल भी टाइम पर ये क्लास होगा, हाँ कल भी इसी टाइम पर ये क्लास होगा, कल के लिए और इसी टाइम पर होगा। ठीक है, डोंट वरी। फिर उसके बाद फिर अपना वही टाइम हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। मतलब 5 बजे होगा।
ठीक है, डन। वो टेस्ट की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है।